आप अपने घर में जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। आपके अंदर वो चिंगारी जला सकूं, वो आग जला सकूं, मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े सिवाय भगवान के। आपका एग्ज़ाम और कंपटीशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। दावे के साथ कह सकता हूँ, आई एम 80% श्योर अबाउट इट, इसमें सिफारिश और बेईमानी नहीं होती। आप सक्षम हैं, अगर आपने मेहनत की है तो आप अपने ऊपर यकीन रखिए कि आप उसमें क्लियर होंगे। अपने अंदर किसी भी तरह से किसी भी स्टेज में ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन ना पैदा करें। और मेरी तबीयत भी ऐसे ही थी, कुछ थप्पड़ मार देने की वगैरह वगैरह, तो मैंने कहा ये काम सही है, इसमें चलते। नॉर्मली हल्के कलर की शर्ट पैंट, लड़कियां जो हैं अपना जो साड़ी में जाना है, नॉर्मली इंटरव्यू देने साड़ी में जाना चाहिए। Good afternoon everybody present in the class or in this session. 20 मिनट का वक्त है मेरे पास आपसे बात करने के लिए, और सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कैरियर काउंसलिंग के बारे में। जिन क्लासेस के बच्चों को हमने यहाँ पर मैनेजमेंट से और परवास फाउंडेशन से और मैनेजर साहब के ज़रिए से आप सब से ये रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पर वो मौजूद रहें, वो था क्लास 9th, 10th, 11th और 12th। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले मैं परवास फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जब भी ये महसूस किया कि मेरी कहीं पे ज़रूरत है बच्चों को गाइड करने की, उस पर मुझे मौका दिया और मैंने उनसे बात करके अपनी पूरी कोशिश की कि आपके अंदर वो चिंगारी जला सकूँ, वो आग जला सकूँ, जिससे आप फोकस्ड होकर अपने कैरियर की तरफ सही डिसीज़न लें और उसी को आप परस्यू करें। दूसरी बात, जैसा प्रिंसिपल साहब, मैनेजर साहब कह रहे थे कि जब मैंने इस पतली सड़क में मोड़ा तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने कहा यार ये क्रिएटिव कॉलेज तो ठीक है, मगर ये कुछ ऐसी क्रिएटिव सड़क नहीं दिख रही है इस पर। तो बहरहाल जैसे ही वो बोर्ड दिखा तो ये क्लियर हो गया कि वाकई यहाँ पे कुछ है। ये एक ज़िंदा इंस्टीट्यूट है और क्लासों में नज़र डालते हुए जो आया तो वो भी नज़र आया कि वेरी वेल ड्रेस्ड, वेरी प्रॉपरली सीटेड बच्चे हैं। और जो मेरा अपना ओपिनियन है इस कॉलेज में वो ये हो सकता है कि यहाँ पर वाकई पढ़ाई हो रही है और यहाँ की पढ़ाई से आप सब लोग वाकई फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों से एड्रेस करूं, मैं शुक्रगुजार हूं आपके सभी टीचर्स का, प्रिंसिपल साहब का, और इस इंस्टीट्यूट में और इस कॉलेज में हर एक वो आदमी जो आपको मदद करता है आपके एम को प्राप्त करने के लिए। आप उनको कभी मत भूलिएगा। आपका एक एक टीचर आपकी ज़िंदगी का वो गाइड है जिसने आपको धीरे धीरे आपके एम तक पहुंचाने में मदद की। अभी मैं बात करता हूं आपके एम की। यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो अपने अंतरात्मा में एक सवाल पूछें कि उनका एम क्या है, ज़िंदगी का एम क्या है। एक ज़िंदगी का एम होता है, एक आपको अपने इज्जत के साथ रोज़ी कमाने का, ज़रिया डिसाइड करने का एम होता है, उसे कहते हैं कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग की चुनाव जो होता है वो 9th क्लास जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है, जिसमें कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैंने आगे क्या करना है, और वो आगे बढ़ने का जो डिसीज़न है वो आपका होना चाहिए, ना कि आपके पेरेंट्स का। हम लोगों के वक्त में दो ही शोबे हुआ करते थे, एक होता था मेडिकल, एक होता था इंजीनियरिंग। और हम ऐसे लोग जो थे वो ना मेडिकल के लिए फ़िट थे ना इंजीनियरिंग के लिए फ़िट थे, बहुत कमज़ोर थे पढ़ाई में। हाई स्कूल में 3rd क्लास आई थी, 12th में भी बड़ी मुश्किल से 2nd क्लास आई थी। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने गए तो वहाँ पर थोड़ी सी आँख खुली कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो अपना एम फिक्स करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर ये आग नहीं पैदा होती कि मैं पढ़ रहा हूँ और मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, आप समझिए इस बात को कि आप जो भी इस स्कूल में कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। आप अपने घर में जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप अच्छी तरह से कैरियर को बनाने की कोशिश करेंगे और कॉम्पिटिशन्स में आएंगे, कॉम्पीट करेंगे, तो वो आपका कैरियर बनेगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसमें आपका होगा।
आपकी वो सारे अभिलाषाएं, सारे जो दिमाग में ख्वाब हैं कि मैं एक अच्छी गाड़ी में चलूँ, एक अच्छा घर में रहूँ, एक अच्छा जीवन व्यतीत करूँ और मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े सिवाय भगवान के, तो वो आपको जब ही प्राप्त हो सकता है जब आप फोकस्ड होकर 9th क्लास में अपना एम फिक्स करेंगे। बात समझ में आ रही है? जितने भी देश में आईएएस के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं फिर दोहराता हूँ, जितने भी आईएएस के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिसको कि हमारे देश में सबसे अच्छी सर्विस माना जाता है, वो लोग अपने यहाँ एडमिशन होने के बाद 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सारी किताबें सीबीएसई बोर्ड की खरीदवाते हैं। मेरी खुद की बेटी दिल्ली में वाजीराम एंड रवि में मैंने आईएएस की तैयारी के लिए एडमिशन कराया था। वहाँ पे पहला काम होता है कि 9th क्लास की हर सब्जेक्ट की किताब सीबीएसई सिलेबस की, आई अगेन रिपीट सीबीएसई सिलेबस, और मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख करके कि आपका स्कूल जो है वो एफिलिएटेड है सीबीएसई स्कूल से। आपकी किताबें जो हैं वो सबसे अच्छी हैं। हमारे बच्चे कई प्रदेशों में पढ़े हैं, हमने देखा है हर जगह का सिलेबस क्या है, मगर सीबीएसई का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सही सिलेबस है, आपकी सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं बल्कि आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ आपको कि एग्ज़ाम और कंपटीशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। फिर से दोहराता हूँ, आपका एग्ज़ाम और कंपटीशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। एग्ज़ाम में आप 10 सवाल पुराने देख करके अच्छे से रट लेते हैं और उनमें से हो सकता है 4 रिपीट हो जाएं और 5वां आप अपनी समझ से करके कर दें और आपको 80% मार्क्स मिल जाएं। मगर कंपटीशन में क्योंकि आपको ये नहीं मालूम होता है कि कहाँ से सवाल पूछा जाएगा, कौन सा सवाल पूछा जाएगा, इतना वाइड स्पेक्ट्रम होता है सवालों का कि आपको ये नहीं मालूम हो सकता कि कौन कहाँ से क्या सवाल पूछ लेगा। कंपटीशन के लिए जो ज़रूरी है वो थॉरो स्टडी ऑफ द बुक। बात समझ रहे हैं आप? अगर आप 10 क्वेश्चन पढ़ के जाके कंपटीशन में आ जाएंगे, नॉट पॉसिबल। जो भी उसके अंदर आता है, यू हैव टू डिवोट टाइम टू गो थ्रू द बुक्स थॉरोली एंड योर कंसेप्ट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दैट, बिकॉज फर्स्टली you will be appearing in the exam in particular subject, and secondly once you clear the exam, written exam, then you will face the interview, and your interview starts with your subjects. The very first question or second question asked in the interview is what were your subjects. So the board which is normally sitting on the table, they start asking that particular question from your subject. तो मुझे मतलब ये कहने का है कि आप अपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ें उसको जिम्मेदारी के साथ पढ़ें और समझ के पढ़ें, टरकाएं मत उसको। और ये मैं आपको, अगर मेरी बात से अगर ज़रा भी आपको फ़ायदा होता है तो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास में आज से अपना रुझान चेंज कर दीजिएगा कि जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसको समझ के पढ़ें। नंबर 1 बात। दूसरी बात, आप में से आप खड़े हो जाइए बेटा, बीच वाले, हाँ खड़े हो जाइए। ये बच्चा खड़ा हो गया, ये हमारे हिसाब से ये आर्म्ड फोर्सेस में जाने के लिए फिट हो जाएगा। बैठ जाइए। मेरा कहने का मकसद ये था कि 2 तरह की सर्विसेज हैं यहाँ पर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं और दूसरा आर्म्ड फोर्सेस की सर्विसेज हैं, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, ये फोर्सेस की नौकरियां हैं जिसमें मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ, आई एम 80% श्योर अबाउट इट, इसमें सिफारिश और बेईमानी नहीं होती। बात समझ रहे हैं? मैं अपनी फोर्स के बारे में बता सकता हूँ कि एज ए आईजी भी अगर मैं चाहता था कि किसी की मदद कर सकूँ तो नहीं कर सकता था, क्योंकि इतनी दफ़ा रोल नंबर चेंज होता है, उसमें ना आपकी ज़ात का पता होता है, ना धर्म का पता होता है, ना नाम का पता होता है। दैट रोल नंबर इज चेंज सो मेनी टाइम्स दैट नोबडी कैन फाइंड। अगर आप सक्षम हैं, अगर आपने मेहनत की है, तो आप अपने ऊपर यकीन रखिए कि आप उसमें क्लियर होंगे। नाउ आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है जिसे हम कहते हैं फिजिकल मेजरमेंट्स ऑफ बॉडी। आपको एक
लिमिट तक लंबा होना चाहिए। बेसिकली लड़कों के लिए ये 170 सेंटीमीटर होता है और लड़कियों के लिए 162 सेंटीमीटर नॉर्मल हाइट। बाकी अलग अलग फोर्सेस में 1-2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो सकता है। जब आप 18 साल के हो जाएं, जब भी हो जाएं, तो अपने को ईमानदारी से जाकर स्टैंड में नाप लें और अगर आपकी आगे बढ़ने की गुंजाइश है हाइट में, तब दिमाग में ये सेट करें कि आप आर्म्ड फोर्सेस की नौकरी की तरफ जा सकते हैं। बात क्लियर है? अगर आपके चश्मा लगा है और 6x6 आपकी आंख नहीं है, आप किसी भी आर्म्ड फोर्सेस में जाने की कोशिश ना करें। अपने अंदर किसी भी तरह से किसी भी स्टेज में ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन ना पैदा करें। बैगन की सब्जी बनती है तो बैगन का ही स्वाद आएगा, भिंडी का स्वाद नहीं आएगा। आएगा भाई? बैगन की सब्जी दी गई हो, आप कहें अम्मा से भिंडी बड़ी अच्छी बनी, बोले तुम पागल हो गए क्या, भिंडी खा रहे हो, सब्जी बता रहे हो। मेरा मतलब ये है, जिस तरफ आप अपना एवेल्युएशन कर लें, एवेल्युएशन समझते हैं, अपना पर्सनल असेसमेंट कर लें, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपने नॉलेज के बारे में, अपने कैलिबर के बारे में, अपना डेडिकेशन के बारे में, अपना डिवोशन के बारे में, अपने फोकस के बारे में। देखिए, दिल और दिमाग में जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आग नहीं लगेगी, तब तक वो चीज़ आप अख्तियार नहीं कर सकते। और जिस भी कंपटीशन में आप बैठे, उसमें हमेशा नंबर 1 आने की कोशिश करें। आप बात समझ रहे हैं? मैंने एक बैकग्राउंड वो बताया था कि हाई स्कूल में मेरी 3rd क्लास आई थी, और दूसरा ये बताता हूँ कि एक दफ़ा जब मैं सिलेक्ट हो गया DYSP, तो इमरजेंसी, इकोनॉमिक इमरजेंसी लगी और वो सीट्स जितनी आधी कर दी गई, तो उसमें मैं नीचे रह गया और नहीं मेरा सिलेक्शन हुआ। अगली दफ़ा जब जो एडवर्टाइज हुआ, तो आप यकीन मानिए कि मैंने ये ही फोकस किया था कि आई विल बी नंबर 1। तो भगवान की दया से, अल्लाह की मेहरबानी से, सबकी कृपा से आई टॉप्ड यूपी। और ऑल इंडिया मेरिट में 1,40,000 लोग बैठे थे उस वक्त, मेरी 14th पोजीशन थी। मेरा मतलब ये है, मैंने कोई बखान नहीं किया अपने बारे में कि मैं आसमान से ताड़े तोड़ता था और मेरे डिस्टिंक्शन आता था, और मैं आई टोल्ड यू द रियलिटी अबाउट मी, आई वॉज ए वेरी वेरी नॉर्मल स्टूडेंट। मगर वो आग जली BSc के पास आ गई कि यार पापा की ज़मींदारी थी और खेती थे और ट्रैक्टर थे। हमने कहा यार वो ज़िंदगी गुजारना है, या मैंने डॉक्टर नहीं बन सका, मैं इंजीनियर नहीं बन सका, तो अब क्या करूँ, क्योंकि पढ़ने में कमज़ोर था, कंपटीशन में आता नहीं था। तो DYSP होने का एक रास्ता नज़र आया, उसमें मेहनत की और उसमें मुझे लगा कि मैं इस फोर्स में, और मेरी तबीयत भी ऐसे ही थी, कुछ थप्पड़ मार देने की वगैरह वगैरह, तो मैंने कहा ये काम सही है, इसमें चलते हैं। बहरहाल, आई फाउंड द कैरियर ऑफ माई चॉइस। I served in my CRPF for 38 years. When I was 22, I got in the job. And 38 years, I can vouch for it, and I can tell you that I retired as a very, very satisfied person with full honor. No inquiry against me, no stringent movement against me. Clear and clear service throughout. Because that I had decided myself, even if I earned something going out of way, that is not going to help me. तो आप अपनी ज़िंदगी का मकसद हर स्टेज के लिए पहले से डिसाइड कर दें। और मेरी आज आप हर बच्चे से और बच्ची से ये रिक्वेस्ट है कि आप जब आज घर जाइएगा, तो मेरी इन बातों के ऊपर 5 मिनट अकेले कमरे में बैठ के सोचिएगा और नोट कर लीजिएगा 3 पॉइंट। मेरा पहला फोकस ये होगा, मेरा दूसरा फोकस ये होगा, मेरा तीसरा फोकस ये होगा। ये मैं सर्विसेज के बारे में मैंने आपको अपने एवेल्युएशन के लिए और सेग्रीगेशन के लिए क्या बताया कि आप सबसे पहले अगर आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो अपना फिजिकल मेजरमेंट कर लें। दूसरी बात, कर्सरी मेडिकल करवा लें। कर्सरी मेडिकल का मतलब एक चलता फिरता डॉक्टर साहब के पास जाएं और आप उनसे कहें कि भाई हमारा थोड़ा मेडिकल कर दो कि हम एयरफोर्स में, नेवी में और पुलिस में आ सकते हैं या नहीं। आपकी नाक में सेप्टेम है, दांत में कीड़ा लगा हुआ है, कान से सुनाई नहीं देता है, बदन में खाज खुजली है, जिसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है, ना आप उसको सीरियसली लेते हैं।
बट अगर अपनी मेहनत के बाद आप मेडिकल में पहुँचे तो आप यकीन माने कि उन बातों के ऊपर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पहले से अपना फिजिकल एवेल्यूएशन, मेडिकल एवेल्यूएशन कराने के बाद आपका फिर रिटन होता है। पैरामिलिट्री फोर्सेज में एसएसबी कहलाता है, उसमें भागा दौड़ी होती है। उसमें जैसे अलग अलग फोर्सेज में अलग अलग पैमाइश हैं। किसी में 1 किलोमीटर, 100 मीटर गोला फेंकना, 4 फीट का हाई जंप करना, 11 फीट का लंबा कूद करना, ये वो चीज़ें होती हैं। और एसएसबी जो आर्मी का होता है वो थोड़ा टफ होता है, उसमें ऑब्स्टिकल्स वगैरह क्लियर करने पड़ते हैं। जिस फोर्स के लिए आप जा रहे हैं उसका मालूम होना चाहिए, और जिसके तैयारी के लिए जिस दिन आप वो पर्टिकुलर इवेंट को करने जा रहे हैं उसकी, जैसे आप आज कल आपका फिजिकल है और उसमें अमुक जो इवेंट्स है वो होने हैं, तो आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक दिन करते होंगे हाई जंप की कर रहा हूँ यार मैं, एक दिन लॉन्ग जंप की कर रहा हूँ, एक दिन आज मैं दौड़ लेता हूँ, एक दिन मैं कूद लेता हूँ, एक दिन शॉर्ट पुट फेंक देता हूँ। मगर वो उस दिन जिस दिन आपका इम्तिहान होगा उस दिन सारी चीज़ें आपको एक वक्त पे करनी होगी। आर यू गेटिंग मी? तो आपको इस कदर तैयारी करना चाहिए कि वो पूरे दिन जब आपको धूप में बैठना पड़ेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, सारे और सर्कमस्टांसेस के अंदर बैठ के वो एग्ज़ाम को आपने देना पड़ेगा, उसका स्टैमिना आपके अंदर होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? आप अगर वो तिगनी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो उस दिन आपको सक्सेस मिलेगी। बात क्लियर हो गई? उसके बाद रिटन बहुत सी, जैसे सीआरपी बीएसएफ वगैरह है, उसमें रिटन पहले होता है बिकॉज हमको सेग्रीगेट करना होता है। जो लड़के रिटन में क्वालिफाई कर जाते हैं उनके लिए फिर आगे एसएसबी होता है, फिजिकल मेजरमेंट होता है। और हमारे मोदी साहब ने एक बहुत अच्छी चीज़ की है कि क्लास 4 एम्प्लॉइज़ तक, क्लास 3 और क्लास 4 एम्प्लॉइज़ तक कोई इंटरव्यू नहीं है। आप बता रहे हैं सब इंस्पेक्टर तक या उसके बराबर के रैंक तक कोई इंटरव्यू नहीं है जिसमें आपके साथ कोई भी भेदभाव ना हो सके। अगर आपका फिजिकल में, एसएसबी में, रिटन में अच्छे नंबर हैं और मेडिकल में आप क्लियर कर रहे हैं तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सिलेक्टेड। इज इट क्लियर? जब आप क्लास 1 और क्लास 2 सर्विसेज के लिए जाते हैं, डीवाईएसपी के लिए और इंस्पेक्टर के लिए, एसएससी वगैरह जो होता है उसमें इंस्पेक्टर्स लेते हैं, जिसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कस्टम के इंस्पेक्टर वगैरह वगैरह, उसके लिए आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। तो पहले लिए आपको अपनी रिटन की क्लियर करने की तैयारी करना चाहिए। इंटरव्यू में आपको 15 मिनट के अंदर असेस किया जाता है कि आप वेदर उस रैंक के, उस पद के लिए फिट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। 20 मिनट का टाइम मेरे पास, मैं बहुत कुछ नहीं बता सकता, मगर बेसिक टिप्स दे रहा हूँ आपको। इंटरव्यू जाने के लिए आपकी एक पर्टिकुलर ड्रेस होना चाहिए जो कि फॉर्मल होना चाहिए। आज बहुत गर्मी थी, मगर मुझे क्योंकि आदत है, जब हम भी अपनी पुलिस एकेडमी में क्लास लेते थे तो हमको फॉर्मल्स में होना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दैट आई एम वेयरिंग दिस शर्ट और पैंट और वट एवर इट इज़ ए फॉर्मल ड्रेस फॉर फंक्शन। वो जो है आपने अपना ड्रेस, तो अपना ड्रेस फिक्स करना है, उसको कायदे से पहनना है। ये नहीं कि नया ड्रेस और नया जूता पहन के लंबाते हुए पहुंच गए। आप उसको खरीदें, बनवाएं और नॉर्मली हल्के कलर की शर्ट, पैंट, लड़कियां जो हैं अपना जो साड़ी में जाना है, नॉर्मली इंटरव्यू देने साड़ी में जाना चाहिए। और उसके बाद आपने एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि जो बोर्ड के लोग बैठे हैं वो आपसे ज़्यादा काबिल हैं। उनको मिसलीड करने की और झूठ बोलने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। इफ़ यू नो अबाउट ए क्वेश्चन टेल हिम सर आई नो, और ये अपने आप जवाब देंगे। और अगर नहीं जानते हैं तो फ्रेंकली एडमिट दैट सर आई डोंट नो और मैडम आई डोंट नो। दैट विल नॉट डिडक्ट योर मार्क, दैट विल ऐड मार्क टू यू। थैंक यू वेरी मच। आई हैव बीन गिवन वार्निंग, सो आई विल